हम्म। तो बहुत हो गई बातें, मतलब बहुत सारी बातें सुन रहा हूँ मैं, बहुत सारी बातें देख रहा हूँ मैं। हम लोगों की आदत होती है कि कोई भी प्रश्न हमारे सामने उठता है तो हम उसका जवाब ढूंढने निकलते हैं। जैसे अभी हाल में ही बिहार में इलेक्शंस हुए, 202 सीटें जीती एनडीए ने 243 में से। हमारे दिमाग में सवाल आया, भैया इतना बड़ा मैंडेट कैसे? तो हमने सीधा कह दिया कि देखो, बिहार में तो आदमी जाति की राजनीति करता है, बिहार में तो आदमी भैया मजदूर है, बिहार में तो आदमी रहना ही नहीं चाहता, बिहार से आदमी भाग चुका है, वो तो गुजरात में बैठा हुआ है, वो तो भाई महाराष्ट्र में बैठा हुआ है, वो तो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो नहीं कर सकता भाई विकास की राजनीति, वो नहीं बोल सकता विकास की राजनीति करने के लिए अपने नेताओं को। तो एक बात बताइए मुझे, विकास की राजनीति गुजरात में कौन कर रहा है? यही बीजेपी या एनडीए। महाराष्ट्र में विकास की राजनीति कौन कर रहा है? यही बीजेपी या एनडीए। यही बीजेपी या एनडीए मध्य प्रदेश में भी विकास की राजनीति कर रहा है, यही एनडीए दिल्ली में विकास की राजनीति कर रहा है। लेकिन ये बिहार में जब इसको मैंडेट मिल जाता है तब लोग इसको क्यों कहते हैं कि भैया वहां का आदमी जो है कास्टिस्ट है, वहां का आदमी जो है मजदूर है, वहां का आदमी तो विकास चाह ही नहीं रहा है। तो ये क्या है कि हमारे दिमाग के सतही उत्तर होते हैं जो ये सीधा कह देते हैं। जब हम चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो हम अपने दिमाग को एक सतही उत्तर से शांत कर देते हैं। लेकिन हम अगर ध्यान से समझें, अगर हम ध्यान से चीजों को देखें, हम अगर पॉलिटिकल हिस्ट्री बिहार की समझें, हम अगर ह्यूमन साइकोलॉजी को ढंग से समझें, हम अगर इतिहास के पन्नों को ढंग से झकझोरें, तो हमें लगेगा कि नहीं, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज इन्होंने नहीं करी है। ये तो भैया नॉर्मल चीज है जो प्रेशर ग्रुप, सोशल मूवमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज में जो कन्वर्ट होती हैं वो अक्सर ऐसा ही रिजल्ट देती हैं, ऐसा ही रिजल्ट बनाती हैं। फिर वो चाहे कांग्रेस जिसने आजादी के बाद इतना रूल किया हो, बीजेपी जो आज 303 पे खड़ी है, या आम आदमी पार्टी जो एनडीए से पहले दिल्ली में रूल कर रही थी, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। ऐसा नहीं सिर्फ मैं बिहार या फिर भारत की बात कर रहा हूं, दुनिया में आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देखेंगे तो उन्होंने इसी तरीके से पावर को ऑक्यूपाई किया है। अब भाई इतनी सारी बातें हो गई, इतनी सारी कहानियां हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन भैया हमारा जो प्रश्न था कि बिहार में 202 कैसे आ गई 243 में से, इसका तो उत्तर है ही नहीं। 5 फैक्टर, मैं कहूंगा 5 फैक्टर हैं इसके जिसने ये चीज को पॉसिबल करा है। फैक्टर नंबर 1 अगर मैं कहूं तो वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या कहता है कि भैया आप पिछले 20 साल के इलेक्शंस को उठा के देख लीजिए, जो भी बिहार में हुए हैं। जब भी एनडीए, एनडीए मतलब बीजेपी और जदयू एक साथ लड़े हैं इलेक्शन, बीजेपी और जदयू जब भी एक साथ इलेक्शन लड़े हैं नहीं हारे हैं। 2005 में पहली बार नीतीश बाबू बीजेपी के साथ आते हैं, जीतते हैं। 2010 में दूसरी बार आते हैं, जीतते हैं। 2015 में एनडीए हारा था, लेकिन आप ये मत भूलिए कि भाई 2015 में इसलिए हारा था क्योंकि एनडीए और जदयू दोनों अलग अलग थे। 2020 में मेजोरिटी में आते हैं वापस से, भले वो बहुत छोटी मेजोरिटी थी, बहुत स्मॉल मार्जिन से मेजोरिटी में आते हैं, लेकिन मेजोरिटी में आते जरूर है। 2025 में एक बहुत बड़ा मैंडेट लेके आते हैं। अब भैया 2020 से 2025 में ऐसा कैसे हो गया कि भाई इतनी बड़ी मैंडेट आ गई? तो उसका देखिए फैक्टर नंबर 1 जो अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझा, उसके साथ ही फैक्टर नंबर 2 आता है। क्या आता है फैक्टर नंबर 2? वो आता है लोजपा या चिराग पासवान। भैया चिराग पासवान कौन है? चिराग पासवान एलजेपी के मुखिया हैं। अब इन्होंने क्या किया, 2020 के इलेक्शंस में ये एनडीए के खिलाफ, मैं यही कहूंगा एनडीए के खिलाफ थे, ये प्रोमिनेंटली जदयू के खिलाफ थे। अब वो जदयू के खिलाफ क्यों थे? तो हम देखते हैं 2020 से जस्ट पहले इनकी पॉलिटिकल पार्टी जो एलजेपी थी, जो पुरानी एलजेपी थी, जो इनके पिता ने बनाई थी, उसको तोड़ने में अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ था तो उस टाइम पे लोगों का कहना था कि भैया वो नीतीश बाबू का हाथ था। अब नीतीश बाबू का हाथ था तो एक पॉलिटिकल रिवेंज तो बनता ही है, और जो चिराग पासवान ने उस पॉलिटिकल रिवेंज को लिया 2020 के इलेक्शंस में जदयू को 30 से 40 सीटों का नुकसान पहुंचाकर। अब उसमें उनका क्या फायदा हुआ? भाई उनका फायदा ये हुआ कि बीजेपी वो एनडीए में जदयू को थोड़ा टोन डाउन कर दिया। जो कभी एक प्रोमिनेंट पार्टी बन सकती थी एनडीए में, वो अब स्मॉल ब्रदर की तरह एक्ट करेगी। भले एलजेपी को एक भी सीट नहीं मिली 2020 में, लेकिन 2025 में क्या हुआ? भैया 2025 में ऐसा हुआ कि वही एलजेपी जो इनके विरोध में खड़ा था, जदयू के, एनडीए के विरोध में नहीं था, जदयू के विरोध में खड़ा था, वो 2025 के इलेक्शन में, इलेक्शन से जस्ट पहले नीतीश बाबू और चिराग पासवान एक छठ पूजा में एक साथ आते हैं और कहते हैं हम भैया दोनों एक साथ हैं। अब जो पहले सब्ट्रैक्टिंग फैक्टर था वो अब ना केवल एडिशनल बल्कि मैं कहूंगा एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर बन गया एनडीए के लिए। अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर भैया कैसे बन गया? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसे बन गया कि देखिए सबसे पहले तो हम इसको एडिशन समझते हैं। कैसे एडिशन हुआ? 2020 में इनको 40 सीटों का नुकसान हुआ सिर्फ एलजेपी के इनके खिलाफ खड़े होने पे, और ना केवल इनके खिलाफ खड़े होने पे 40 सीटों का नुकसान हुआ बल्कि एलजेपी भी एक भी सीट नहीं जीत पाया। इस बार उसी एलजेपी ने जब एक साथ आए तो भाई जदयू को 85 सीटें मिली और
एलजेपी को 19 सीटें मिली। 19 में से 16 वो सीटें थी जिन पे एनडीए हार गया था पिछली बार। अब तो भैया ये तो समझ में आ रहा है कि भाई ये तो एडिशनल फैक्टर है, लेकिन आप तो कह रहे हो ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। हाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, कैसे है? पिछली बार यही एलजेपी का जो कोर वोट बैंक है, जो दलित महादलित पासवान है, वो सब जदयू के खिलाफ वोट कर रहे थे, लेकिन इस बार उन्होंने एनडीए के लिए वोट किया। एनडीए मतलब जदयू के लिए भी वोट किया है उन्होंने, एलजेपी के लिए भी वोट किया उन्होंने, बीजेपी के लिए वोट किया है। तो इस बार वही चीज इनके लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर बना। अब एक और चीज आप देखिए कि ये दोनों जो बीजेपी और एनडीए, जो बीजेपी और जदयू जब एक साथ आती है तो ऐसा हो क्या जाता है कि भाई वहां पे वो 20 साल से जीत रहे हैं। तो देखिए ये हो जाता है कि भाई वहां पे बीजेपी एक नेशनलिस्ट अपील लाता है, एक हिंदू अपील लाता है, एक अपर कास्ट को इंटीग्रेट करके लाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश बाबू हैं वो ईबीसी को एक साथ लाते हैं। अब ईबीसी कौन है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन नहीं है दोस्तों, ये एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है। अब एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कौन है? एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है ओबीसी का ही वो धड़ा है जो ओबीसी के साथ जब मंडल पॉलिटिक्स में गया था तो उनके साथ अपने आप को अब छूटा हुआ महसूस करता है। जैसे कि नाई, जो कि पूर्णतः जजमानी प्रथा पर डिपेंडेंट कास्ट थी। अब उन लोगों को ये समझ में आया वापस से कि भैया हमारा मंडल के साथ जाने में तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ नहीं, मंडल के साथ जाने पे तो उन्हीं लोगों का फायदा हुआ जो डोमिनेंट कास्ट रही, जैसे यादव थे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन गया ईबीसी। दूसरी चीज आप देखिए, नीतीश बाबू वुमेन वेलफेयरिज्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया है। मतलब एक तो एनडीए गवर्नमेंट ने जब से मेजोरिटी में आई है, खासकर मोदी जी ने बहुत सारा वुमेन सेंट्रिक पॉलिसीज लाए, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो गया, चाहे आवास योजना हो गया, चाहे आप मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना देखिए, कोई भी आप योजना उठा के देखें तो उनकी वुमेन सेंट्रिक योजनाएं काफी रही हैं। वो नीतीश बाबू ये चीज बहुत पहले से कर रहे थे। 2009 में उन्होंने अपनी एक बाईसाइकिल दी थी लड़कियों को, वहां से चालू किया था। तो उनकी एक वुमेन अपील जो है वो बहुत ज्यादा है। तीसरी चीज उनका सोशल वेलफेयरिज्म, और चौथी और सबसे बड़ी चीज नीतीश बाबू का गवर्नेंस मॉडल। हो सकता है उनके पॉलिटिकल पार्टी, उनके विधायकों के ऊपर बहुत सारे चार्जेस हों, एलिगेशंस हों गलत चीजों के, लेकिन नीतीश बाबू के ऊपर एक बहुत क्लीन इमेज, शायद ही इंडियन पॉलिटिक्स में प्रेजेंट डे में उनके जितना क्लीन इमेज वाला पॉलिटिशियन प्रेजेंट होगा। तो ये चीज लाते हैं। अब एक फैक्टर तो ये हो गया, दूसरा फैक्टर अपन समझते हैं। दूसरा फैक्टर ये है कि भारत में कमंडल की राजनीति अब बहुत जोर शोर से पकड़ रही है मंडल के कंपैरिजन। जब हम ये बात कहते हैं कि भाई बिहार कास्टिस्ट पार्टी है, तो हमें एक बार ये सोचना चाहिए कि भाई हम ये लाइन क्यों बोल रहे हैं। कास्टिस्ट पार्टी का मतलब है क्या? कास्टिस्ट लोग हैं वहां के कैसे हैं? अगर कोई भी पब्लिक या कोई भी पॉपुलेशन कास्ट पॉलिटिक्स कर रही है तो इसका मतलब वो अपने यहाँ पे कास्ट पॉलिटिशियंस को या फिर एक कास्ट की राजनीति करने वाली पॉलिटिकल पार्टीज को चुनती होगी। अब भारत में कास्ट की पॉलिटिक्स किन राजनीतिक पार्टियों ने करी है? तो वो मेनली राजनीति है, वो राजनीतिक पार्टियां नहीं जो मंडल पॉलिटिक्स से निकली। अब मंडल पॉलिटिक्स से कौन निकले? भाई मंडल पॉलिटिक्स से निकला सपा, मंडल पॉलिटिक्स से निकला बसपा, मंडल पॉलिटिक्स से निकला आरजेडी। तो इन पार्टीज को सपोर्ट करने वाले जो पॉपुलेशन होती है वो कहा जाता है कास्ट पॉलिटिक्स। लेकिन भैया आप अगर इस बार देखें तो जनता ने आरजेडी को पूर्णता से ही नकार दिया। भाई 25 सीटें दी, राघोपुर में खुद तेजस्वी यादव को जीत के लिए आखिरी राउंड तक जाना पड़ा। तो भाई वहां की जनता इसका मतलब कास्ट पॉलिटिक्स तो नहीं कर रही है। और दूसरा कारण मैं कहूंगा कमंडल की राजनीति, जो कि डेवलपमेंट फेज लाता है मोदी जी का। अब भाई वो डेवलपमेंट फेज जब लाता है मोदी जी का, तो इस बार भाई जनता ने तो एनडीए को वोट दिया। तो हम अगर ये पूरी तरह से कहते हैं कि भाई वहां की जनता जो है सिर्फ कास्ट की राजनीति कर रही है तो गलत कर रही है, तो हमारा ये गलत मानना है। तीसरा फैक्टर नहीं कहूंगा मैं, ये दूसरे फैक्टर के साथ ही अलाइन करके कहूंगा कि भाई एक और जो चीज हम लोगों के अंदर मिसकॉन्सेप्शन बना, हमने एक ऊपर से जवाब बना लिया कि भाई कास्ट पॉलिटिक्स है, उसको एक और तोड़ने वाली चीज है। देखिए अगर वहां की जनता को कास्ट के लिए वोट करना होता तो आप महागठबंधन के जितनी भी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जितने भी विधायक कैंडिडेट थे उनका आप डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखेंगे तो मेनली ऑन कास्ट लाइंस थे। लेकिन आप एनडीए के अगर देखें तो भाई वहां पे उन्होंने सभी कास्ट को इंटीग्रेट करने की कोशिश करी, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे लोजपा जो कि प्रोमिनेंटली कहा जाता है वो दलित पार्टी है या पासवान को इंटीग्रेट करती है, लेकिन उन्होंने भी अपने 29 में से 6 राजपूत, भूमियार, इन लोगों को भी टिकट दी। तो भाई इन लोगों ने अपनी जो पुरानी इमेज थी कि भाई ये सिर्फ कास्ट की पॉलिटिक्स करेंगे, उसको शेड करने की इमेज, उस इमेज को शेड करने की कोशिश करी और उसको उससे आगे बढ़ने की कोशिश करी। और जनता ने भी इसको बहुत अच्छे से स्वीकारा। जनता ने भी कहा कि भाई हमें ये नहीं चाहिए, हमें पुरानी चीजें जो कास्ट पे चल रही थी वो नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए। ठीक है, एक और चीज आते हैं, चौथी चीज
चौथी चीज मैं कहूंगा एक बहुत बड़ा सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा। वो सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसा रहा कि भाई बिहार में इस बार 67 या 68% या मतलब 67 से 71% हुआ है। कुछ 8-9% का लोग कहते हैं कि भाई पिछले बार इलेक्शन से ज्यादा वोटिंग हुई है। अब भैया ज्यादा वोटिंग हुई है तो वो वोट परसेंटेज जो बढ़ के आया वो गया कहाँ, और किसने बढ़ाया वो वोट परसेंटेज? तो वो वोट परसेंटेज मेनली महिलाओं ने बढ़ाया। और हमने देखा था, शुरू में ही सुना था क्या कि भैया जब भी महिलाओं का इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ऐसे नेताओं की ऊपर आने में ज्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है जो नेता वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी लाते हैं। फिर मैं वो बात करूं भाई बिहार में नीतीश कुमार या सेंटर में मोदी जी। अब इंडियन पॉलिटिक्स में एक वो नया कह सकता हूं मैं एक हिडन वोटर जो आ रहा है वो वुमेन है। क्योंकि वुमेन का वोट जो है, जैसे हम लोग मुसलमानों के बारे में कहते थे कि उनका वोट जो होता है वो बैंक की तरह जाता है, वो थोक में गिरता है, सेम वुमेन का भी वोट उसी थोक की तरह गिरता है और वो उन पॉलिटिशियंस को जाता है, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जाता है जो उनकी पॉलिटिक्स करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैं कहना चाहता हूं कि लोग बड़ी आसानी से जब कह देते हैं बार बार कि ये कास्ट पॉलिटिक्स करने वाला राज्य है, उसको स्ट्रेंथ करने की सबसे बड़ी इमेज जो मुझे लगता है वो रहा है प्रशांत किशोर। अब कहेंगे भैया प्रशांत किशोर 3.36 वोट परसेंटेज और 0 सीट के साथ भी कह रहे हो कि प्रशांत किशोर का बहुत बड़ा रोल है इस 202 में, बहुत बड़ा रोल है। और मैं कहूंगा प्रशांत किशोर का इसमें मतलब आप उनके बिना तो ये रिजल्ट एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे एनडीए का। क्यों नहीं कर सकते थे? तो इसको समझने से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा गौतम बुद्ध ने भारत को मध्यमिका का मार्ग दिया। मध्यमिका मतलब ये कि एक बार उनसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे लिबरेशन या मुझे अपने जीवन को अच्छे से जीने का रास्ता क्या है, तो गौतम बुद्ध ने कहा कि अपने घर में जियो, अपने मस्त रहो। कृष्ण ने भी यही चीज कही कि सन्यासी तो वो होता है जो जीवन को जीते हुए सन्यास के मार्ग पे चले। मतलब भैया ये तो उसको समझ नहीं आ रहा। मतलब ये है कि देखिए हम लोग ये सोचते हैं कि भाई या तो हम पूरी तरीके से एंजॉय कर लें या तो हम हिमालय में जाके सन्यास ले लें तब हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी। लेकिन बुद्ध और कृष्ण दोनों ये बात करते हैं कि नहीं, ज्ञान की प्राप्ति आपको जीवन में जीते हुए भी मिल सकता है। बुद्ध कहते हैं कि भाई महल में रहकर भी मुझे ज्ञान मिल सकता था, मुझे उसके लिए भाई वन जंगल भटकने की जरूरत नहीं थी। तो भाई यहाँ से क्या कहना चाहते हो तुम? भाई साफ साफ बोलो ना। साफ साफ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इंडियंस, स्पेशली इंडियंस में नोट करूंगा, मैं वेस्ट के लोगों को नहीं कोट करना चाहूंगा, मैं इंडियंस की बात करूंगा। इंडियंस हमेशा से ही मिडिल पाथ अपनाते हैं, बीच का रास्ता अपनाते हैं। और ये हम अगर अपने आप को भी देखें डेली लाइफ में तो हम हमेशा एक ऐसा रास्ता चुनने की बात करते हैं जो बीच में जाता हो, दोनों एक्सट्रीम से अलग। सेम बिहार की पब्लिक ने भी किया। कैसे किया भाई बिहार की पब्लिक ने? तो आप देखिए एक धड़ा जो आरजेडी का था वो कास्ट पॉलिटिक्स की बात कर रहा था कि भैया हमको तो कास्ट पे ही वोट डालिए, हम तो वो पुराने दिन ले आएंगे, अच्छे दिन ले आएंगे, जो भी वो कर रहे थे। और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर आते हैं और एकदम से ही एक दूसरा धड़ा एक्सट्रीम खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि भैया हम तो डेवलपमेंट की राजनीति करेंगे, हम तो एजुकेशन की राजनीति करेंगे, हम तो रोड की राजनीति करेंगे, हम तो विकास की राजनीति करेंगे, हम तो जॉब दे देंगे, हम तो एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, हम तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो देखिए इन्होंने क्या किया, एक एक्सट्रीम खड़ा कर दिया। अब जब ये दो एक्सट्रीम जनता को समझ में आते हैं तो उस दोनों एक्सट्रीम के बीच का रास्ता हमेशा जनता चुनती है। मतलब बैलेंस ऑफ बोथ, बैलेंस ऑफ कास्ट एंड डेवलपमेंट, जो कि मैं कहता हूं कि एनडीए इसमें बहुत अच्छा उनको एक ऑप्शन दिख रहा था और वही जनता ने किया। तो हम जब अक्सर ये कह देते हैं ना कि भाई जनता बहुत बेवकूफ है, जनता मूर्ख है, तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमेशा एक आदमी से ज्यादा ज्ञानी या एक आदमी से ज्यादा समझदार एक क्राउड डिसीजन लेता है। मतलब विजडम ऑफ क्राउड इज ऑलवेज वे बेटर देन द विजडम ऑफ वन पर्सन। लेकिन क्योंकि जब हम एक पर्सन के विजडम पे ज्यादा विश्वास करने लगते हैं तब वहां से हम टायरनी की तरफ, डिक्टेटरशिप की तरफ, ऑथोरिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं, जो कि हिटलर्स जर्मनी में हुआ, मुसोलिनीज इटली में हुआ, आज यूरोप में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है। अमेरिका में जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है कि वो एक इंसान की विजडम पे विश्वास कर रहे हैं कि भाई ट्रम्प से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। वहां पे क्राउड का विजडम अब रहा ही नहीं है कि भाई वहां की क्राउड ये सोचे कि भाई हमने चुना है किसको, वो हमारे पॉइंट्स पे बात करे। बिहार की जनता ने एक बार फिर प्रूव किया। मैं तो ये कहूंगा बिहार की जनता को ये कहने की बजाय कि वो कास्टिस्ट है, वो मजदूर है, वो फला है, वो ढिमका है, नहीं, दे आर द वाइजेस्ट क्राउड in the India. Not only they, but I'd say the whole Indian public or the great Indian voters are the most wisest population in the history. अगर वो नहीं होते
तो आइलैंड ऑफ डेमोक्रेसी हम शायद भारत को नहीं कह रहे होते। क्योंकि अगर आप देखें तो ग्लोबल साउथ में 1940 के बाद जो डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन आया पूरी दुनिया में, उसमें सिर्फ एक भारत हमको खड़ा दिखता है जो डेमोक्रेटिक है, और कोई भी देश नहीं दिखता। और मैं इसका कारण, मैं ये नहीं कहूँगा भारत का संविधान बहुत अच्छा है या भारत को बहुत अच्छे नेता मिले, नेहरू, मोदी, इंदिरा जैसे, नहीं। उसका एकमात्र सोल रिस्पॉन्सिबल अगर कोई है तो है इंडियन पब्लिक, इंडियन मास, जो कि हमेशा अपने गोल्डन मीन पे चला है, हमेशा मध्यमिका को फॉलो करता रहा है। तो नमस्कार, धन्यवाद।